हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स। आज की क्लास है हमारी बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स की क्लास, जिसमें हमारी बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड इसमें चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लास्ट टाइम पे हमने इसमें एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आई होप आपने कर लिए होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको होमवर्क से करने के लिए दिए थे प्रैक्टिस के लिए। बिकॉज ज्यादातर उस वाले एक्सरसाइज से क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, मेनली सेकंड एक्सरसाइज से पूछे जाते हैं। दो ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में आपकी। सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली यही टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम पे अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, रैंक फाइंड आउट की थी। एंड उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या था वहां पे, दो कंडीशन थी। एक कंडीशन तो ये थी कि या तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, जिनको हम C1 C2 C3 इस तरीके से कॉन्स्टेंट टर्म कंसिडर करके तब फाइंड आउट करते थे। अब जो सेकंड एक्सरसाइज होगी, इसमें आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और आपको क्या करना होगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। सो देन इसमें आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स जब आपको इक्वेशंस गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, मैट्रिक्स फॉर्म में, यानी कि Ax इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में, जैसे कि करते आते हैं, पहले भी किया है आपने लास्ट एक्सरसाइज में, सेम उसी तरीके से। जब आप उसको x इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, तो आपको याद होगा लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जो मैट्रिक्स ए थी, सिर्फ हमने उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया था और उसकी रैंक हमने फाइंड आउट की थी। क्लियर। उसके बाद में हमने दो केस लगाए थे। एक केस क्या था कि यदि n किसके इक्वल आ जाए, r के इक्वल आ जाए। n और r क्या था भाई, इक्वेशंस आपको गिवन थी, आपने उसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया था। यहां से जो मैट्रिक्स ए थी आपने उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसकी रैंक फाइंड आउट कर ली। तो आर को तो हम किससे रिप्रेजेंट कर, रैंक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, आर से। और एन क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स, क्योंकि मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होती है, m बाय n ऑर्डर की, वेयर m नंबर ऑफ रोज और n क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एट द एंड यदि नंबर ऑफ कॉलम्स किसके इक्वल आ जाए, रैंक के इक्वल आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, तो उस कंडीशन में वहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर। यानी कि क्या करता है, जीरो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सभी की वैल्यूज जो होंगी वो जीरो आएंगी एक्स वाई जेड की। ऑल्सो इन केस यदि r की वैल्यू लेस देन हो जाए किससे, n से, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो और रैंक क्या हो, नंबर ऑफ कॉलम्स से कम हो, दैट मीन्स r इज लेस देन n हो, तो उस केस में हम क्या निकालते हैं, n माइनस r निकालते हैं। जो भी वैल्यू आएगी, सपोज दैट एक आई या दो आई, तो उतने ही वेरिएबल्स को हम क्या कर लेते हैं, उनकी आर्बिट्रेरी वैल्यू चूज कर लेते हैं, C1 C2 इस तरीके से करके, और बाकी जो भी वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं उन आर्बिट्रेरी वैल्यूज की टर्म्स में। ये हम करते थे, जो हमने लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस किए थे। इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है कि जो आपके पास में ए मैट्रिक्स है और जो बी है, तो ए के एलिमेंट सच दैट करके जो बी के एलिमेंट है उनको भी आप साथ में कंसीडर करके चलोगे, वो आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाती है। और यहाँ पर जो रैंक निकलेगी वो कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। क्या, कैसे, अब देखो कंप्लीट थ्योरी पीछे का हल्का सा रिकॉल हो गया तो आपके माइंड में सेट बैठ गया होगा कि किस टाइप के हम क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस होती क्या है आखिरकार। When the system of equations has one or more solutions, the equations are said to be consistent, otherwise they are said to be inconsistent. यानी कि वो equations जिनका एक या एक से ज्यादा solution exist करते हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी consistent equations कहलाती हैं, otherwise क्या कहलाती हैं, inconsistent equations, यानी कि जिन equations का solution exist ना करे वो क्या कहलाएंगी, inconsistent कहलाएंगी। क्लियर। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी, जो इक्वेशंस होंगी उनके थ्रू हम कैसे पता करेंगे कि इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस Ax इज इक्वल्स टू b इज कंसिस्टेंट, यानी कि सबसे पहले इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म Ax इज इक्वल्स टू b में कन्वर्ट करोगे तो ये कंसिस्टेंट होंगी, इन अ सेंस पजेस अ सॉल्यूशन, यानी कि इनका सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट करेगा। इफ एनी ओनली इफ एंड होगा ये,
if and only if the coefficient matrix A and the augmented matrix AB are of the same rank, यानी कि जो मैट्रिक्स A की रैंक होगी और जो कंप्लीट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स AB की रैंक होगी, यदि वो दोनों इक्वल आ रही हो तो उस कंडीशन में मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। सॉरी, जो इक्वेशंस होंगी वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास में आई है कुछ इस फॉर्म की, सपोज दैट ये हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर हम केवल और केवल मैट्रिक्स ए की रैंक देखें तो मैट्रिक्स ए यानी कि ये वाली छुपा दीजिए पार्ट, सिर्फ और सिर्फ ये वाली मैट्रिक्स बची। क्या ये इचेलॉन फॉर्म में है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या ये अब कंप्लीट भी इचेलॉन फॉर्म में? हाँ जी है। तो पहले कंप्लीट तो ये हमारे पास इचेलॉन फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेनी है जो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। फिर आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए देखोगे, इसकी रैंक कितनी है? रैंक क्या होती है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। नॉन जीरो रो कितनी है? 1 और 2, क्योंकि ये तो कंप्लीट रो 0 है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आ रही है आपके पास? 2 आ रही है। बट अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक देखें तो यहाँ पर देखना 1 2 3 इसके अंदर सारी की सारी टर्म्स इंक्लूड होंगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है? 3 है, क्योंकि अब ये नॉन जीरो नहीं रही, ये जीरो रो नहीं रही, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट नॉन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स नॉन जीरो रो कितनी है? टोटल 3। और मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी आई है? 2 आई है। तो विच इज डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स कि यदि मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल नहीं आ रही है तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो कैसी है? इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स है। क्लियर? ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मैट्रिक्स ए की रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो रैंक है उसके जैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है वर्किंग रूल। रूल क्या होगा? सबसे पहले जो इक्वेशंस आपको गिवन होंगी उनके आप क्या करोगे? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे, यानी कि ax इज इक्वल्स टू b की फॉर्म में। नेक्स्ट वहां से आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालोगे ए बी, उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप उसकी रैंक फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है? नेक्स्ट आप देखोगे कि यदि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दोनों इक्वल आ रही है, दैट मीन्स मैट्रिक्स कैसी है? कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। तभी आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, यदि मैट्रिक्स कैसी है? कंसिस्टेंट है, तो उस कंडीशन में वहां पर उसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। बट यदि मैट्रिक्स कैसी है? इनकंसिस्टेंट है, तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो उसके बाद में यदि मैट्रिक्स कैसी है? कंसिस्टेंट है, उसके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, सो दैट मींस आपको निकालने पड़ेंगे। तो उसके लिए वहां पर दो केस अप्लाई होंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि यदि रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन होगी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से, सो देन द इक्वेशन ax इज इक्वल्स टू b आर इनकंसिस्टेंट। वही चीज है कि यदि मैट्रिक्स ए की जो रैंक है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की रैंक से कैसी है? कम है, तो जो इक्वेशंस होंगी वो कैसी होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, और वहां पर कोई भी उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट सेकंड केस क्या है कि यदि रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक के इक्वल आ जाती है, सो देन द इक्वेशन दिस आर कंसिस्टेंट, इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी और वहां पर उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए दो केस अप्लाई होंगे। फर्स्ट केस क्या है कि यदि आर और एन इक्वल है, यानी कि रैंक नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है, सो देन एन माइनस आर क्या होगा? 0 आएगा। सो इन दिस केस देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन। और सेकंड है कि यदि आर की वैल्यू कम होगी एन से, सो देन देयर विल बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो वहां पर क्या करेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कंसिस्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, इनकंसिस्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है। कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और इसके बाद में दो केस है, दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। पहले नोट कर लीजिए, हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट द इक्वेशंस दीज आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। इनकंसिस्टेंट वाले में तो कुछ नहीं होना, देखो डायरेक्टली आपको इचेलॉन फॉर्म तक तो कन्वर्ट करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को। उसके बाद में यदि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रही तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि इक्वेशंस जो है वो कैसी है? इनकंसिस्टेंट है। उससे आगे तो सॉल्व नहीं करना, तो इसलिए मैं आपको डायरेक्टली कंसिस्टेंट वाला करा रही हूँ। इनकंसिस्टेंट का होमवर्क से दे दूंगी, एक बार
करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, ना हो तो बता देना, कुछ है तो है ही नहीं, सेम आधी से ज्यादा प्रोसेस यही है, बस यही कि इसमें आपको आगे भी सॉल्व करना होगा, उसमें नहीं करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। दी गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटर्न एज किस फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स ए आएगी आपके पास में, दैट मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, फिर वाई का कोफिशिएंट, फिर जेड का। एक्स का कोफिशिएंट 1 है, वाई का 1 है, जेड का 1 है। एक्स का 1 है, वाई का 2 है, जेड का 3 है। एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 4 एंड जेड का 7। नेक्स्ट वेरिएबल्स क्या है आपके पास, एक्स, वाई एंड जेड है, और बी की वैल्यूज क्या है, 6, 14 एंड 30। यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, विच इज ax इज इक्वल्स टू b, इस फॉर्म में है। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज क्या होगी आपके पास में, ए बी, इस फॉर्म में डिनोट करोगे आप इसको, विच इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए क्या है, 1 1 1 1 2 4 1 3 7, बी की वैल्यू क्या है 6 14 एंड 30। ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गई। नेक्स्ट इसको आपको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसको 0 बना लो, और इससे ज्यादा 0 इससे नेक्स्ट रो के अंदर होनी चाहिए, यही हमारा वो है। तो सबसे पहले इसको 0 बना ले, इसको 0 बना ले, तो इसमें से माइनस कर दे, दैट मीन्स R2 को हम चेंज करेंगे R2 माइनस R1, और R3 को हम चेंज कर सकते हैं R3 माइनस R1 की फॉर्म से। सो विच इज इक्वल्स टू, फर्स्ट रो तो आपके पास एज इट इज रहेगी, सेकेंड और थर्ड चेंज हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2, 14 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपके पास में 8, 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 1 6, और 30 माइनस 6 कितना आ जाएगा 24। यहाँ तक क्लियर। और सोल्व करेंगे, अभी हमें इसको भी 0 बनाना है। एक बार पहले यहाँ तक क्या, चलिए यहाँ से आगे देख लीजिए इधर। इक्वल्स टू, यहां से देखिएगा क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ऑपरेशन भी तो अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें 0 बनाना है, दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को माइनस कर दें। तो R3 को हम चेंज कर रहे हैं, R3 में से माइनस कर रहे हैं किसको, 3 R2 को, यानी कि R2 में 3 की मल्टीप्लाई करके 3 1 से 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0। तो फर्स्ट और सेकेंड रो तो आपके पास में एज इट इज रहेंगी, इनमें तुमने कोई चेंज नहीं किया है। सेकेंड रो 0 1 2 एंड 8। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 0 है। 3 माइनस 3 0, यहाँ पर देखो 3 2 से कितने हो जाएंगे 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। फिर 3 8 जा 24, 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। ये आपके पास में मैट्रिक्स आ गई। अगर यहाँ पर हम देखें रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। लास्ट वाली रो देखोगे तो ये तो कंप्लीट 0 है, तो इसका मतलब नॉन जीरो रो कितनी है आपके पास 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज विच इज इक्वल्स टू 2। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या आ गई 2, एंड मैट्रिक्स ए क्या है आपके पास में, यहां से अगर आप देखो 1 0 0 1 1 0 1 2 0, ये आपके पास मैट्रिक्स ए है। इसकी रैंक क्या आएगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए क्या आई आपके पास, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यानी कि 2। ये भी क्या गई 2, यानी कि रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल है। सिंस रैंक ऑफ ए is equals to rank of augmented matrix AB, so the equations are consistent.
तो ये तो हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब देखो यदि ये दोनों इक्वल ना थी तो आप लिख देते थे आर इनकंसिस्टेंट, फिर आपका ये फाइनल आंसर हो जाता कि ये कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट क्योंकि ये कंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व भी करना है। तो एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ से आगे देखिएगा, हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन्स उसके लिए दो केस अराइज होते हैं, एन और आर की वैल्यूज पे डिपेंड करता है भाई अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो सबसे पहले हमें देखना है कि एन और आर इक्वल तो नहीं है। हियर नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपके पास में, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी कॉलम्स है आपके पास, 3 कॉलम्स है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल्स टू 3, सो इम्प्लाइज दैट आप कह सकते हो n इज इक्वल्स टू 3। एंड अगर आप रैंक देखो, रैंक यानी कि r विच इज इक्वल्स टू क्या आ रही है आपके पास में, 2 आ रही है। सो n और r दोनों आपस में इक्वल तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों आपस में इक्वल होते तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। तो सिंस r की जो वैल्यू है वो कैसी है, n से छोटी है, यानी कि आप कह सकते हो r इज लेस देन n, सो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। केस सेकंड बन रहा है आपके पास में। सो यहां से आप क्या कीजिए, n माइनस आर निकालोगे, n माइनस आर यानी कि 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि हमें एक कम से कम आर्बिट्ररी वैल्यू जो है चूज करनी पड़ेगी। तो जो आपके पास में इक्वेशन है आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो। नाउ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो, जो लास्ट में आपके पास मैट्रिक्स है जिसकी हेल्प से आपने रैंक निकाली है उसको आप लिख सकते हो 1 0 0 1 1 0 1 2 0 एंड 6 8 0। ये वाली छोड़ दोगे, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए, वेरिएबल्स क्या आते हैं x y z और 6 8 एंड 0। ये आपके पास b की वैल्यू है, इसकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो, इक्वेशंस। सो वी गेट, यहां से इक्वेशन क्या आएगी, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 6, सेकेंड की करोगे तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो जाएगी, नेक्स्ट आएगी y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 8, थर्ड रो क्योंकि 0 है तो सभी टर्म्स क्या हो जाएंगी 0। अब क्योंकि हमारे पास में n माइनस आर की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स किसी एक वेरिएबल को आपको क्या कंसिडर करना पड़ेगा, आर्बिट्ररी वैल्यू की फॉर्म में। तो सपोज दैट हमने मान लिया कि लेट z इज इक्वल्स टू c है, where c is arbitrary, where c is arbitrary। so यहां से अब इजीली आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। यदि z की वैल्यू c है तो y क्या निकल करके आएगा आपके पास में, y प्लस 2c इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 8 माइनस 2c। एंड यहां से देखिएगा वैल्यू पुट कीजिए x प्लस y की वैल्यू पुट कीजिए 8 माइनस 2c और z की वैल्यू क्या है c इज इक्वल्स टू 6। तो x प्लस 8 माइनस 2c एंड प्लस c क्या जाएगा, माइनस के c इज इक्वल्स टू 6। तो x इज इक्वल्स टू, ये 8 है दूसरी साइड जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा तो c और ये आ जाएगा माइनस 2। ये आ गई x की वैल्यू, ये आ गई आपके पास में y की वैल्यू एंड z की वैल्यू ये। Hence the solutions of the given equations are x is equals to this, y is equals to this and z is equals to this, which is our required answer. Clear है? I hope आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो एक बार पहले इसको नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ में क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्लाई द टेस्ट ऑफ रैंक टू एग्जामिन इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या नहीं है। यदि वो इनकंसिस्टेंट है तो कोई सॉल्यूशन आपको फाइंड करने की नीड नहीं है, बट अगर कंसिस्टेंट है तब आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है जिस तरीके से हमने किया है। कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द इक्वेशंस दिस आर कंसिस्टेंट एंड सोल्व देम। यानी कि शो कीजिए कि जो इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है और उसके बाद में इनको सोल्व भी करना है। क्लियर? ये दो क्वेश्चंस हैं।
पहले इनको खुद से करके देखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगी, तीनों के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। बट पहले खुद से करके देखिएगा होते हैं या नहीं होते हैं तीनों क्वेश्चंस, ठीक है जी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस और कराएंगे आपको, फिर कोशिश करेंगे कि ये वाला चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।